हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो न्यूज़ प्रमुखता से प्रकाशित की गई है वो है कि सैन्य शक्ति के साथ दिखी भारत की नारी शक्ति। सैन्य शक्ति तो दिखाई ही गई और इस बार जो परेड में नारी शक्ति को प्रमुखता से दिखाया गया वो उस बात को यहाँ पर कोट किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक वैभव की छटाओं से भी गुलजार हुआ कर्तव्य पथ। तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर जो राष्ट्रपति होती हैं द्रौपदी मुर्मू को दी गई सैन्य सलामी। मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी संग उठाया लुत्फ परेड का। दोनों राष्ट्रपति पारंपरिक बग्घी से पहुंचे। 40 वर्षों बाद इस परंपरा की वापसी हुई है, क्योंकि इस बग्घी का जो इस्तेमाल बहुत ही रोचक इतिहास है इसका। लास्ट बार इसका इस्तेमाल हुआ था 1984 में, जब ज्ञानी जैल सिंह ने अंतिम बार इसका प्रयोग किया था और उसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 40 वर्षों बाद इसका प्रयोग किया गया है। इसकी क्या हिस्ट्री है हम आगे डिस्कस करेंगे न्यूज़ में। तो कल जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति के स्वाभिमान के अलग अलग स्वरूपों के साथ देश ने गौरवशाली इतिहास भी देखा, सांस्कृतिक भी देखी और भव्यता भी देखी। इसमें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों से निकले जो स्वर हैं उसको सुना गया। अभी तक क्या होता था कि आर्मी के जो बैंड होते थे वो शुरुआत करते थे, लेकिन इस बार जो भारतीय परंपरा के तहत जो शंख, वीणा इत्यादि जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर परेड का उद्घोष किया गया। गणतंत्र दिवस में पहली बार नारी शक्ति की इतनी बड़ी भागीदारी हुई है। परेड की शुरुआत करीब 100 से अधिक महिला कलाकारों ने की है और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की महिला ब्रिगेड के महिला मोटरसाइकिल दस्ते के हैरतअंगेज कर्तव्यों ने कर्तव्य पथ पर मौजूद लोगों की धड़कनें बढ़ा दी। आपने भी देखा होगा अभी तक क्या होता था, जैसे बाइक में जो बुलेट यूज होती थी उस पर कोई हमारा सैनिक चाय पीते हुए जा रहा है, कोई खड़ा होते हुए जा रहा है, कोई लेट कर जा रहा है। तो ये सारे जो कर्तव्य हैं इस बार महिलाओं ने किए हैं। इस रोमांचक समारोह था उसमें मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसका लुत्फ उठाया। समारोह की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट स्थित जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है अमर शहीद, तो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री मोदी पीली पगड़ी पहने हुए थे जो श्री राम का भी रंग माना जाता है। इसके बाद सलामी मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत भी किया। वीवीआईपी ने खड़े होकर तालियां बजाई। देखिए परेड का रोमांच अपने शिखर पर तब पहुंचा जब सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मियों ने मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान साहसिक करतब दिखाए। नारी शक्ति के इस नए मुकाम जो हासिल किया है नारी शक्ति ने, उससे एक संदेश पहुंचा कि महिला हर क्षेत्र में किसी भी तरह से कार्य करने के लिए तैयार है, किसी भी परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार है। 260 से अधिक महिला कर्मियों ने चंद्रयान, सर्वत्र सुरक्षा, अभिवादन और योग से सिद्धि सहित विभिन्न संरचनाओं के माध्यम से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। वीवीआईपी भी इसे देख अपने जोश को नहीं रोक पाए और तालियां बजाने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश की झांकी में बाल रूप में दिखे श्री राम। देखिए 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में 13,000 विशेष अतिथियों को यानी कि मेहमानों को बुलाया गया था। 16 राज्यों की कला, संस्कृति, विरासत को दर्शाती मनोहर झांकियां प्रस्तुत की गई थी। इसमें कई मंत्रालयों की भी झांकियां थीं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण और ध्यान आकर्षण करने वाली जो झांकी थी वो थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें अयोध्या विकसित भारत समृद्ध विरासत का मुख्य फोकस जो किया गया था वो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित किया उसने, क्योंकि उसमें जो रामलला थे उनका बालक स्वरूप दिखाया गया था। झारखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना व तमिलनाडु की झांकियों ने भी देश की गौरवशाली संस्कृति को पेश किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बंगाल में राहुल को जनसभा की अनुमति नहीं दी गई है। सिलीगुड़ी प्रशासन ने कांग्रेस नेता को 28 जनवरी को न्याय यात्रा के दौरान जनसभा की अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन जो चौधरी हैं उन्होंने बोला है कि टीएमसी शासित बंगाल में आ रही है रुकावटें।
देखिए, सिलीगुड़ी प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन ने 28 जनवरी को जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके लिए कुछ जनसभाएं होनी थी, उनको आयोजित करने से मना कर दिया है। और आधिकारिक रूप से पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने बोला है कि कांग्रेस को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के रूप में कुछ जनसभाएं करने का आयोजन की अनुमति मांगी गई थी, जिसको पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि इसमें कुछ बातें बोली गई हैं कि स्कूल में जो परीक्षाएं चल रही हैं उसका हवाला देकर ये मंजूरी नहीं दी गई है। मणिपुर में 14 जनवरी से जो यात्रा शुरू हुई है उसको लेकर अब ये बंगाल में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन इनको अनुमति नहीं मिली है जनसभा की। यात्रा आप करेंगे लेकिन जनसभा नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप बंगाल होते हुए क्रॉस कर जाएंगे लेकिन आप जनसभा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि नीतीश के पास पर्याप्त संख्या बल, कल बन सकते हैं 8वीं बार मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति में फिर से बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जदयू, भाजपा और हम, यानी कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, और जो निर्दलीय एक विधायक हैं उन सभी को मिलाकर 128 विधायक हो रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, जबकि जरूरत है 122 विधायक की। तो आंकड़ा फिर से नीतीश कुमार के पक्ष में आ रहा है और नीतीश कुमार भाजपा के सहयोग से फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं 8वीं बार। और इसमें 2 डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, जिसमें एक सुशील मोदी हैं, दूसरे नाम का अभी ऐलान नहीं किया गया है। सब कुछ तय रणनीति के अनुसार चलता रहा तो रविवार यानी कि 28 जनवरी यानी कि कल नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 243 सदस्यीय जो बिहार विधानसभा में सरकार के सामान्य बहुमत के लिए 122 सदस्यों का समर्थन चाहिए। भाजपा के पास 78, देखिए यहाँ पर आंकड़े दिए भी गए हैं। भाजपा के पास हैं 78 और राजद यानी लालू की पार्टी के पास है 79, जदयू के पास 45, कांग्रेस 19, माले 12, माकपा 2, भाकपा 2, हम 4। तो इन सबको मिलाकर यानी कि इसको मिलाकर और हम को मिलाकर जो आंकड़ा है वो पहुंच जा रहा है जितना नीतीश कुमार को चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अगर इनकी वापसी एनडीए में होती है तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा और शायद ये समाप्त भी हो जाए और ये 8वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी पाला क्यों बदल रहे हैं? अब इसमें कुछ बातें जैसे दिसंबर में निकल कर आई थी कि जो लालू जी की पार्टी है उसमें कुछ कयास चल रहे थे कि जदयू की यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ विधायकों को तोड़ा जाए और उसे राजद में मिलाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। इसकी भनक जो लगी वो नीतीश कुमार को लग गई और उन्होंने जो ललन सिंह थे उनको जदयू के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद कमान संभाल ली और पूरा नेतृत्व खुद किया और उसके बाद अब उन्होंने राजद से अलग होने का फैसला किया है। तो यानी कि अपनी सीट बचाने के लिए, पार्टी की टूट को बचाने के लिए ये दल बदल रहे हैं। ज्ञानव्यापी में नमाज बंद कराने कोर्ट जाएगा मंदिर पक्ष। जो अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा है कि अब ज्ञानव्यापी में पूजा होनी चाहिए, नमाज नहीं। एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट हो गया है कि ज्ञानव्यापी में पहले से ही विशाल हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है और ये औरंगजेब द्वारा इसको तोड़कर इसके पिलर को ही, कई पिलर को यूज करके ही मस्जिद बनाई गई थी। जो वजू खाना है यानी कि जो पानी की टंकी है उसको जब खाली कराया गया तो वहां पर शिवलिंग की आकृति निकली थी और उसमें भी बताया गया कि ये फवारा है, मुस्लिम पक्ष द्वारा बताया गया फवारा है, लेकिन हिंदू पक्ष ने बोला अगर शिवलिंग है, अगर ये फवारा है तो यहाँ पर पानी की पाइपलाइन या फिर पानी किस तरीके से निकलता होगा, इसका कुछ तो सिस्टम होगा, वो तो है नहीं। अब शिवलिंग से थोड़ी ही दूर पर नंदी महाराज भी हैं। जब नंदी महाराज हैं तो शिवलिंग कहाँ गया? शिवलिंग ज्ञानव्यापी में है जो अब इसको मस्जिद बना दिया गया था। तो ये सब बातें हिंदू पक्ष की जो बातें हैं उनको ठोस सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं और जल्द ही इसमें फैसला भी आ सकता है। हो सकता है चुनाव की वजह से केस लंबा चले, लेकिन फैसला निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष में आने की पूरी इसमें संभावना है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कर्तव्य पथ से भारत का शंखनाद। 75वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने भारत की सॉफ्ट पावर भी देखी। पहली बार परेड की शुरुआत मिलिट्री बैंड की जगह शंख और नगाड़े से हुई है। देश के हर कोने से लाई गई 19,000 साड़ियों एवं पदों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है।
देखिए, देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य ताकत के साथ साथ पारंपरिक संगीत, हथकरघा कला व संस्कृति की सॉफ्ट पावर भी देखी है। परेड की शुरुआत भी इस बार अलग रही। पहली बार इसका प्रारंभ मिलिट्री बैंड की जगह शंख और नगाड़े जैसे देश के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया गया है। आवाहन के केंद्र में आते ही समारोह का पूरा माहौल संगीतमय हो गया। 112 महिला कलाकार वाले इस प्रतिष्ठित बैंड ने विभिन्न लोक और आदिवासी वाद्य यंत्रों को बेहद कुशलता से बजाया, जो महिलाओं की ताकत और कौशल का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इस दौरान 20 कलाकारों ने महाराष्ट्र के, देखिए यहां पर दिया गया है, 20 कलाकारों ने महाराष्ट्र के ढोल और ताशा की लयबद्ध ताल प्रदर्शित की। 16 कलाकारों ने तेलंगाना के पारंपरिक डप्पू को जीवंत कर दिया और बैंड में बंगाल के ढाक और ढोल बजाने के निपुण 16 कलाकार भी शामिल किए गए थे। 8 कलाकार शंख बजा रहे थे। 10 कलाकारों ने केरल के पारंपरिक ड्रम चेंडा और 30 कलाकारों ने कर्नाटक के ऊर्जावान ढोलू कुनिथा का प्रदर्शन किया। 4 कलाकार नादस्वरम, तुतारी, झांझ बजा रहे थे और इसी तरीके से फ्रांस के भी एक बैंड ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पास कराने को विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 या 3 फरवरी को समिति सौंप सकती है रिपोर्ट। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, और ये रिपोर्ट 2 से 3 फरवरी को पेश कर दी जाएगी और उसके बाद विशेष सत्र बुलाकर जो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के अनुसार 22 जो मई 2022 में समिति बनाई गई थी वो 2 या 3 फरवरी को रिपोर्ट दे सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाने के संकेत दिए थे। ऐसे में अब विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले 5 सितंबर 2023 को सत्र बुलाया गया था। 8 सितंबर को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि कड़ी चौकसी के बीच संपन्न हुआ गणतंत्रता दिवस समारोह। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा आयोजन होगा और सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, तो सुरक्षा मजबूत रखी ही जाएगी, क्योंकि जो इस बार रामलला का जो मंदिर बना है उसको लेकर भी सुरक्षा और मजबूत की गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनपुट मिल रहा था कि कुछ आतंकी कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए इतनी सुरक्षा की गई थी। दिल्ली पुलिस की कड़ी चौकसी के बीच जो ये गणतंत्र इसमें जो सुरक्षा है वो अभूतपूर्व की गई थी। सुबह 5 बजे से ही कर्तव्य पथ पर पहुंचने लगे थे दर्शक, और इस बार कई काउंटर भी बनाए गए थे एंट्री के लिए, पार्किंग को हटा दिया गया था। तो मतलब इस बार पूरा बदला सा माहौल था। लेकिन 13,000 जो वीआईपी थे, वीवीआईपी थे, उनके अलावा भी कुछ और दर्शक पहुंचे थे। तो ये एक बड़ा आयोजन था जो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। और जो नारी शक्ति दिखी है उसको भी यहां पर कोट किया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी जो अपना बैच उतारा था वो महिलाओं का ही उतारा था। दिल्ली को बना रहे वैश्विक और समावेशी शहर। तो ये गणतंत्र दिवस के भाषण में एलजी ने गिनाई सार्वजनिक परिवहन, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्र की उपलब्धियां। बीते 1 साल में दिल्ली को बदलने के लिए कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। 2 विश्व स्तरीय सभागार भी तैयार किए गए हैं। जो एलजी वीके सक्सेना है, उन्होंने बोला कि अपने गणतंत्र दिवस भाषण में कि जो केंद्र और स्थानीय सरकार दिल्ली को एक वैश्विक और समावेशी शहर के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास वो कर रहे हैं। सक्सेना ने अपने भाषण में सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली क्षेत्र और राशन आपूर्ति सहित दिल्ली की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली ने बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिजली की मांग बिना किसी जो लोड शेडिंग होती है उसके पूरा किया जा रहा है, यानी कि लाइट वहां अब ज्यादा नहीं जाती है, लोड ज्यादा नहीं बढ़ता है, इसलिए इस तरीके से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। एलजी ने G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ उसकी सफल मेजबानी के लिए दिल्ली को तैयार करने के लिए डीडीए, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न एजेंसियों, श्रमिकों, कर्मचारियों और दिल्ली एनसीआर के लोगों को धन्यवाद दिया, सराहना की है। और उन्होंने बोला कि जो दिल्ली का हेल्थ सेक्टर है उसको और मजबूत बनाने के लिए इसमें कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं
कि पर्यावरण संरक्षण के नायक हैं पद्मश्री डॉक्टर शैलेश नायक। डॉक्टर शैलेश नायक हैं सुनामी वार्निंग सिस्टम व एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के सूत्रधार। इनके प्रयास से 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आज हम AQI के बारे में बात करते हैं कि 400 चला गया, 350 से 400 के बीच सबसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डॉक्टर शैलेश नायक की ही देन है, जो आज वायु की गुणवत्ता को दर्शाता है और उसके होने वाले खतरों से पहले ही अवगत करा देता है। इनको इस बार पद्मश्री दिया गया है। 16 फरवरी को पेश होगा दिल्ली का बजट। दिल्ली सरकार ने मंजूरी के लिए LG को भेजी है फाइल। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक आयोजित हो सकता है और जो भारत सरकार का बजट है वो 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस वर्ष चुनाव होते हैं उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किया जाता है। पूर्णकालिक बजट चुनाव के बाद पेश किया जाएगा। तो दिल्ली का बजट 16 को पेश होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आवाहन संगीत यात्रा से हुआ गणतंत्र दिवस परेड का आगाज। तो यहाँ पर झांकियों के बारे में भी बताया गया है। बाकी तो न्यूज़ हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं, महिला शक्ति के बारे में और वाद्य यंत्रों से किया गया शुरुआत, कितनी महिला कलाकारों ने कौन कौन से जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं वो बजाए। इसमें हम झांकियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि राज्य मंत्रालय व झांकी की थीम। यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, राज्य मंत्रालय और झांकियों की थीम क्या थी। देखिए जैसे कि तेलंगाना में जमीनी स्तर पर जनतंत्र, तेलंगाना की स्वतंत्रता के आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा, ये थीम थी। आंध्र प्रदेश की स्कूली शिक्षा में बदलाव, छात्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। लद्दाख की थीम विकसित भारत, लद्दाख की यात्रा में रोजगार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। तमिलनाडु की थी प्राचीन तमिलनाडु में कुदावोलाई प्रणाली, लोकतंत्र की मातृका। गुजरात की अगर हम बात करें, धोरडो, गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान। अरुणाचल प्रदेश की थीम बुगुन समुदाय रिजर्व, विकसित भारत। मणिपुर की थंबल गी लांगला, लोड्स थ्रेट्स। उड़ीसा की विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राजस्थान की विकसित भारत में पधारो हमारे देश। मेघालय की मेघालय में उन्नतिशील पर्यटन। इसरो की झांकी जो थी वो चंद्रयान की सफलता और आदित्य L1 की आभा के थीम पर केंद्रित थी। CPWD की झांकी जो थी वो नई संसद भवन और इंडिया गेट पर जो सुभाष चंद्र बोस की नई मूर्ति लगाई गई है उस थीम पर थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार अपनी थीम को बनाया था। ITBP ने वाइब्रेंट विजिलेंस थीम बनाया था। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश की जो झांकी थी वो आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित रही, जिसमें खेत खलिहान से लेकर विमान उड़ाने तक में प्रदेश की नारी की प्रगति को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया। अग्रभाग में लड़ाकू विमान के साथ गर्व से खड़ी वायुसेना की पहली महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी की मूर्ति सभी को गर्व से अनुभूति कराने वाली थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर की आदिम जनसंख्या मुरिया। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र प्राचीन काल से है। वहां की झांकी में बस्तर की जनसंसद मुरिया दरबार को दर्शाया गया, जो 600 वर्षों से अधिक पुरानी परंपरा है। झांकी को बेल, मेटल और टेराकोटा कलाकृतियों से सजाया गया था। उसके बाद है विदेश मंत्रालय ने मनाया G20 की सफलता का जश्न। विदेश मंत्रालय ने अपनी झांकी में G20 की जो सफलता है उसका जश्न मनाया। झांकी में महत्वाकांक्षी, निर्णायक, समावेशी और कार्रवाई उन्मुख तरीके से वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में देश के सफल नेतृत्व को दर्शाया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। फ्रांसीसी सैनिकों का दर्शकों ने किया स्वागत। देखिए जब परमवीर चक्र, अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार देने के बाद सैन्य कर्मियों ने जब सलामी दी और जब फ्रांस के सैनिकों का दल मार्च पास्ट में अपने बैंड दस्ते की मधुर धुनों के साथ सलामी मंच के सामने आया तो दर्शकों ने उनका उत्साह से स्वागत किया। फ्रांसीसी वायुसेना के मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान और 2 राफेल लड़ाकू विमानों ने इसी समय कर्तव्य पथ पर उड़ान भरते हुए जमीन से आकाश तक भारत और फ्रांस के बीच गहरी दोस्ती का पैगाम भी दिया। परेड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे, जैसा वो हर साल करते हैं। सैन्य शक्ति से गौरवान्वित हुए लोग, यानी राफेल की शक्तियां देखी, वायुसेना की शक्ति देखी।
पीएम ने पहना बांधनी साफा, इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह का आयोजन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपस्थित थे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उपस्थित थे, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और धर्मेंद्र प्रधान भी राष्ट्रपति भवन में उपस्थित थे। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों से फ्रांसीसी राष्ट्रपति का परिचय कराया। समारोह में राष्ट्रपति ने विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से भी बातचीत की। नेक्स्ट न्यूज़ है, अमेरिका रूस ने गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है और इसके साथ ब्रिटेन ने भी बधाई दी है, तो इस न्यूज़ को भी स्किप करेंगे क्योंकि बधाई देना। और हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी पुराना मित्र बताया और भारत को अपना पुराना मित्र बताया और गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ दी हैं। अब आते हैं उस न्यूज़ पर कि ये बग्घी का इतिहास क्या है। देखिए, कर्तव्य पथ पर 40 साल बाद फिर नजर आई पारंपरिक बग्घी। पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत ने पाई थी यह बग्घी। सुरक्षा कारणों से इसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। देखिए, गणतंत्र दिवस मौके पर जो ये बग्घी इस्तेमाल की गई है, और अगर हम इसकी बात करें इतिहास की, तो इसकी स्थापना 1773 में की गई थी और रेजिमेंट ने 250 वर्ष की सेवा भी पूरी कर ली है। ये वो रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति की सुरक्षा में रहती है और ये सबसे पुराना रेजिमेंट है। बग्घी की कहानी बेहद रोचक है। जब ब्रिटिश काल के दौरान बग्घी का प्रयोग भारत के वायसराय करते थे। 1947 में आजादी के बाद इस पर दावे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद छिड़ गया था। विवाद का कोई तत्कालीन समाधान और निर्णय जब नहीं निकला, तब तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान ने बग्घी किसकी होगी इसके फैसले के लिए सिक्का उछालने पर सहमति जताई। भारत ने टॉस जीता और तब से यह बग्घी हमारे पास है। बग्घी का उपयोग कई राष्ट्रपतियों द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया गया है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों की मिश्रित नस्ल द्वारा खींची जाने वाली इस बग्घी में सोने की परत चढ़ी हुई है। राष्ट्रपति बग्घी का इस्तेमाल या उपयोग अंतिम बार 1984 में गणतंत्र दिवस समारोह में के लिए किया जाता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इसे बंद कर दिया गया था। ज्ञानी जैल सिंह ने आखिरी बार 1984 में बग्घी का इस्तेमाल किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बिहार में अब सरकार को लेकर सिर्फ घोषणा का ही इंतजार है, क्योंकि दूरियां बढ़ चुकी हैं। कल न्यूज़ भी आ रही थी कि लालू प्रसाद यादव ने 5 बार कॉल किया नीतीश कुमार को, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी, बात नहीं की है। कल एक सम्मेलन था जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पहुंचना था, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें नहीं गए थे, तो यहाँ से और करवाहट बढ़ गई है। अब सीधे तौर पर सिर्फ घोषणा की जानी है और शायद आज घोषणा हो सकती है। अब 4 फरवरी को बेतिया में, इस न्यूज़ को स्किप करेंगे। खरगे ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में लोगों के अधिकार खत्म हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्टेडियम में आयोजित हुआ था पहला गणतंत्र दिवस समारोह। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही जश्न में डूब गया था भारत। 26 जनवरी 1950 की रात परिलोक की तरह दिल्ली को, यानी कि राजधानी दिल्ली को सजाया गया था। और देश के जो 75वां गणतंत्र दिवस है वो भले ही कर्तव्य पथ पर अपने शौर्य गाथा कह रही हो, जो अब पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कर्तव्य पथ नाम दिया। 1950 की रात राजधानी को परिलोक की तरह सजाया गया था। देश का पहला जो गणतंत्र दिवस समारोह था वो स्टेडियम इरविन एम्पली थिएटर में आयोजित किया गया था। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर वेबसाइट के अनुसार इसका निर्माण, यानी कि देखिए आंकड़े दिए गए हैं, जो ये स्टेडियम था इरविन
एम्पी थिएटर, इसका निर्माण 1933 में किया गया था। यह भावनगर के महाराजा की ओर से दिल्ली को उपहार था। इसका नाम भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड इरविन के नाम पर रखा गया था। इसे रॉबर्ट टोर रसेल ने डिजाइन किया था। एशियाई खेलों की मेजबानी से ठीक पहले यानी 1951 में इस एम्पी थिएटर का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया। 2002 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया गया। तो ये इसका इतिहास है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर सरपंचों तक 13,000 लोग बने विशेष मेहमान। इस न्यूज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस जो पहली बार ऐसा हो रहा है जब जो सरपंच होंगे और उनकी जो धर्मपत्नियां होंगी उनको भी इसमें मेहमान के तौर पर बुलाया गया है। यानी कि जो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत, उसको भी आमंत्रित किया गया है। रक्षा उत्पादन का रोड मैप बनाएंगे भारत और फ्रांस। देखिए यह तो पहले से ही स्पष्ट था कि भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी को नए चरण में ले जाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच गुरुवार को हुई द्विपक्षीय वार्ता में इसकी पुष्टि भी हो गई। फ्रांस उन देशों में शामिल है जो अपनी अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी पूरी तरह से भारत को देने और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैक्रोन जो गुरुवार को जयपुर के दौरे पर आए थे, यानी कि भारत के दौरे पर आए और उन्होंने यात्रा जयपुर से शुरू की थी। उसमें कई अहम रक्षा समझौते, द्विपक्षीय समझौते और कई ऐसे एयरक्राफ्ट को लेकर भी बात और समझौते होने वाले हैं जो भारत की सेना के लिए, वायुसेना के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। बाकी इस पर आर्टिकल आया है एडिटोरियल पेज पे, उसमें डिस्कस करेंगे। पद्म पुरस्कारों में सामाजिक न्याय दिखा है, यानी कि छोटे तबके से लेकर हर जाति, हर धर्म को समाहित किया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उसी न्यूज को यहां पर बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि जल प्रबंधन के लिए राज्य अलग प्राधिकरण बनाएंगे। केंद्र के साथ बैठक में राज्य ने पानी के शुल्क के लिए व्यवहारिक ढांचा बनाने पर भी सहमति जताई। राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप राज्यों में भी होगी अलग नीति। कृषि में पानी के इस्तेमाल को भी सुधारना होगा। अब इस न्यूज में बताया गया कि पानी से जुड़े कुछ अहम विषयों पर केंद्र और राज्य सुधार के कदमों पर राजी हुए हैं। इसमें राज्यों में पानी के प्रबंधन के लिए अलग प्राधिकरण की स्थापना और घरेलू इस्तेमाल की खातिर पानी के शुल्क के लिए व्यवहारिक ढांचा बनाना शामिल है। राज्यों के जल संसाधन सचिवों के साथ आयोजित 2 दिवसीय बैठक में पानी का प्रबंधन और उसके उपयोग की दक्षता बढ़ाने के अहम बिंदुओं पर एक साथ आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। इसमें सबसे प्रमुख है हर राज्य में जल संसाधनों के पूरे ढांचे की निगरानी के लिए एक अलग प्राधिकरण स्थापित करने का फैसला। पानी का मसला तमाम विभागों के बीच फंसा होने के कारण यह निर्णय अहम है, क्योंकि इसकी मदद से एक स्थान पर सभी फैसले लेने का मार्ग प्रशस्त होगा। इसकी कवायद बहुत लंबे समय से चल रही थी, अब यह मूर्त रूप में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो फ्रांस जैसा दोस्त न दूजा पर लिखा गया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब फ्रांस ने पश्चिम के दबाव और प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए जो फ्रांस है वो भारत के प्रति अपना सहयोग जारी रखता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। स्तंभकार शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक श्रीराम चलैया द्वारा। देखिए भारत के 75वें गणतंत्र दिवस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के मुख्य अतिथि बनने से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। वह यह है कि फ्रांस ने भारत के गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने के लिए सर्वाधिक 6 बार अपने नेताओं को भेजकर ब्रिटेन और रूस को पछाड़ दिया है। यह सिद्ध किया है कि हमारे मित्र राष्ट्रों की गणना में वह ऊंचे पायदान पर विराजमान है। भारत व फ्रांस के प्रति जो अटूट विश्वास है और सहानुभूति है दोनों देशों के सामरिक स्वायत्तता वाले दृष्टिकोण पर भी आधारित है। वैसे तो फ्रांस विकसित पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन उसके दिग्गज प्रणेता और 5वें गणतंत्र के संस्थापक चार्ल्स डी गॉल के समय से उसने स्वयं को अमेरिका के अधीन ही माना है। शीत युद्ध के समय फ्रांस ने अमेरिका की अवज्ञा करते हुए साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के साथ रिश्ते बनाए। अमेरिका संचालित नाटो संगठन की कमान से अपनी सेना और परमाणु शस्त्रागार को अलग रखा। डी गॉल चाहते थे कि फ्रांस यूरोपीय एकता को मजबूत कर स्वतंत्र तीसरे स्तंभ के रूप में उतरे और अमेरिका और सोवियत संघ के बाद फ्रांस तीसरा मजबूत संगठन बने। और
हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। भारत जहां अतीत में गुटनिरपेक्षता की रणनीति अपनाता था, लेकिन अब बहुपक्षीय की राह पर चल रहा है और स्वयं को अमेरिका और चीन से पृथक रखकर स्वतंत्र अग्रणी शक्ति बनना चाहता है। स्पष्ट है कि भारत और फ्रांस के वैश्विक दृष्टिकोण में काफी समानता है। यह समानता केवल विचार या दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं है। पेरिस और नई दिल्ली ने प्रभावी एवं व्यवहारिक सामरिक साझेदारी है वो विकसित की है, चाहे आधुनिक हथियार हो, परमाणु ईंधन हो या उन्नत तकनीक हो। फ्रांस ने बेहिचक जो दशकों से भारत की अहम जरूरतों को पूरा किया है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब फ्रांस ने अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए भी भारत की सहायता की है, आवश्यक सैन्य एवं परमाणु सामग्री मुहैया कराई है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस पर पश्चिमी देशों ने कई रोक लगाई और बहिष्कार का अभियान चला था, तब सिर्फ फ्रांस था जिसने एक इकलौती महाशक्ति थी जिसने भारत को अलग थलग करने के प्रयासों का समर्थन नहीं किया, उल्टे भारत के साथ सामरिक साझेदारी को और बढ़ावा दिया। वर्ष 2020 में जब गलवान में चीन के साथ मुठभेड़ के बाद फ्रांस ने राफेल विमानों की आपूर्ति की प्रक्रिया और तेज कर दी कि यानी भारत को जल्द से जल्द राफेल मिल सके अगर उन्हें चीन से युद्ध करना पड़ा तो। फ्रांस के विमानों और पनडुब्बियों से भारतीय वायुसेना और नौसेना की मारक एवं रक्षात्मक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। रूस के बाद फ्रांस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य आपूर्तिकर्ता बन गया है। रक्षा क्षेत्र में खरीदार विक्रेता संबंधों से हटकर सह उत्पादन की ओर बढ़ने का जो लक्ष्य भारत और फ्रांस ने बनाया है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत, वो भी अब परवान चढ़ रहा है। भू राजनीति में भी फ्रांस का घनिष्ठ मित्र रहा है भारत। हिंद महासागर में फ्रांस को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वहां उसके सैन्य अड्डे और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण है जिसमें भारत सेना को प्रवेश और उपयोग के अधिकार प्राप्त हैं। 2023 में भारत फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप की घोषणा हुई थी, जिसके अंतर्गत भारत फ्रांस को हिंद प्रशांत के हर कोने में अपने इलाकों तक पहुंच और सैन्य सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है। भारत को अग्रणी शक्ति बनने के लिए अपने रणनीतिक दायरे का विस्तार करना होगा और इस अभियान में फ्रांस प्रमुख माध्यम बना है। भारत और फ्रांस की जो सामरिक साझेदारी है उसमें सिर्फ एक ही गड़बड़ है और वो ये है कि फ्रांस एवं यूरोप की चीन के प्रति सामरिक अस्पष्टता। फ्रांस भले ही हिंद प्रशांत में भारत और अन्य साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि चीन फ्रांस का अव्वल व्यापारिक भागीदार है। मैक्रोन का कहना है कि यूरोप को ताइवान जैसे विवादों में अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए और चीन को उकसाने से परहेज करना चाहिए। सामरिक स्वायत्तता फ्रांस की ताकत तो है, लेकिन अगर उसके नाम पर फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश चीन का भरपूर भू राजनीतिक प्रतिकार करने से कतराएंगे तो इससे चीन को ही फायदा होगा। भारत फ्रांस द्विपक्षीय साझेदारी को बहुपक्षीय क्वाड समूह के संग आपसी तालमेल बनाए रखना आवश्यक है। क्वाड संगठन के बारे में आप जानते ही होंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का ये संगठन है जो हिंद महासागर में चीन के दबदबे को कम करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं कि कोचिंग को नियंत्रित करने की चुनौती। और ये आर्टिकल लिखा गया है लेखक शिक्षाविद एवं सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं ये प्रणय कुमार। उन्होंने बोला है कि शिक्षा मंत्रालय को नियम बनाने से अच्छा है कि इस बात पर फोकस करे कि कोचिंग की जरूरत ही क्यों होती है बच्चों को। बात भी सही है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण, छात्रों के नामांकन की आयु, वहां पढ़ने वाले शिक्षकों की योग्यता, उन संस्थानों द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों के किए जाने वाले वादे, शुल्क आदि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके उल्लंघन पर दंड के प्रावधान भी किए गए हैं। यह दिशा निर्देश स्वागत योग्य हैं, परंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के जो मध्य व्यापक विचार विमर्श आवश्यक है। निसंदेह सफलता का सब्ज बाग दिखाते और सपने बेचते कोचिंग संस्थाओं की जो भरमार हो गई है उसको नियंत्रण करने के लिए ऐसे नियम लाना जरूरी था। एक दौर था जब पढ़ाई में कमजोर छात्रों के लिए ही कोचिंग आवश्यक समझी जाती थी, परंतु इन दिनों कोचिंग का चलन ही नहीं, एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है। क्योंकि गार्जियन भी आप महसूस करते होंगे इस चीज़ को कि गार्जियन भी बच्चों को कोचिंग भेजने के लिए दबाव बनाता है। स्टेटस सिंबल वाकई में बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि
पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप एवं पद्धति के माध्यम में व्याप्त दूरी विद्यार्थियों को कोचिंग की तरफ आकर्षित कर रही है। सफलता को कभी सतत साधना का प्रतिफल समझा जाता था, लेकिन आज हर कोई उसका शॉर्टकट ढूंढ रहा है। कोई यह समझने को तैयार नहीं कि विद्यार्थी की सफलता उनके व्यक्तित्व के विकास अथवा निर्माण का कोई तय सूत्र या निर्दिष्ट फार्मूला नहीं होता है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी की प्रकृति, प्रवृत्ति, सामर्थ्य एवं सीमाओं को समझना होगा। उनके साथ सुदृढ़ एवं गुणवत्ता युक्त समय बिताए बिना यह संभव नहीं होगा। क्या कोचिंग संस्थानों के सीमित लक्ष्य, व्यवसायिक दृष्टिकोण, यांत्रिक दिनचर्या, अंकों रैंकों की गुणवत्ता, परीक्षा की अंतर्निहित श्रृंखला, इन सब पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है क्या गार्जियन को? कोचिंग संस्थाएं सपनों के सौदागर हैं। भ्रामक प्रचार प्रसार एवं आक्रामक विज्ञापनों के जरिए वे छात्रों एवं उनके अभिभावकों को बरगलाते हैं। बात सही है, आपने भी देखा होगा। आप जाहिर सी बात है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ऐड देखते होंगे। अगर आप मुखर्जी नगर चले जाइए तो आपको पता चलेगा कि ये एक अलग ही दुनिया है। वहाँ मतलब अगर कोई नया विद्यार्थी जाता है और अगर वो अपने गार्जियन के साथ चला गया तो वहाँ जो एजेंट होते हैं कोचिंग संस्था तक पहुँचाने के लिए, वो आपको खींचने लगते हैं क्योंकि उनका कमीशन तय होता है उनको किसी। और जब आप काउंटर पर जाते हैं रिसेप्शन के, तो मतलब इस तरीके से आप पर दबाव बनाया जाता है, इतने सपने दिखा दिए जाते हैं कि आप एडमिशन किसी भी हालत में ले लीजिए। मतलब इस तरीके से शो कर दिया जाता है कि आप बस एडमिशन ले लीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये जो झूठे वादे, सपने दिखाए जाते हैं, इसी को लेकर कुछ नियम निर्देश लाए गए हैं जो शायद जरूरी भी थे। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि जिला निर्यात हब के लिए करें 5,000 करोड़ का आवंटन। द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फियो ने कहा है कि वस्तु निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्य और जिलों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके लिए सरकार को 50 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला निर्यात हब विकसित करने के लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन करना चाहिए। वस्तु निर्यात में 70% हिस्सेदारी देश के सिर्फ 5 राज्यों की ही है, जिसमें गुजरात अकेले 30% को संभालता है। 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका वस्तु निर्यात में मात्र 1% का योगदान है। तो इनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, या इनकी हिस्सेदारी तब बढ़ेगी जब जिला स्तर पर जो उद्योग हैं उनको बढ़ाया जाए और इसके लिए प्रोत्साहन राशि और बढ़ाई जाए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात संबंधी अन्य सुविधाओं की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लगातार छठी बार पेश करेंगी बजट और नए रिकॉर्ड भी बनेंगे। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही वह लगातार 5 बजट, पूर्ण बजट और 1 आंतरिक बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम जो रिकॉर्ड दर्ज है उसकी बराबरी कर लेंगी। और जब वो चुनाव के बाद बजट पेश करेंगी तो ये रिकॉर्ड टूट भी जाएगा। 10 महीने में रिकॉर्ड 75,000 पेटेंट हुए हैं। पेटेंट मतलब आपको अपने नाम को रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि जो भी आप कंपनी चलाते हैं उसके नाम को रजिस्टर्ड कराना, उसे पेटेंट बोलते हैं। तेल कंपनियों में इक्विटी के रूप में 15,000 करोड़ डालेगा केंद्र। केंद्र सरकार ने ग्रीन एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तेल कंपनियों में किए जाने वाले इक्विटी निवेश की राशि को आधा कर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 30,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी। परिवहन में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए फंड देने की तैयारी। देखिए, भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त फंड आवंटित करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसके लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही आगे आकर रिसर्च करना होगा और रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करना होगा। देश में हैवी ड्यूटी ट्रकों या बसों में ग्रीन हाइड्रोजन का जो इस्तेमाल है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। बिजली और जो बिजली मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने बताया कि सरकार इस सेक्टर को अतिरिक्त फंड देने को तैयार है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने परिवहन क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दिया आश्वासन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सिर्फ 496 करोड़ रुपए का ही आवंटन किया गया है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से इजराइल हमास युद्ध स्किप करेंगे हम। उसके बाद दुनिया भर में रही भारतीय गणतंत्र की धूम, हर जगह गांधी जी को याद किया गया, गणतंत्र दिवस मनाया गया। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, विभिन्न देशों में मनाया गया। लेखिका के मानहानि मामले में बचाव को पर्याप्त समय न देने से ट्रंप नाराज, इस न्यूज़ को स्किप कर देंगे। भारत अमेरिका संबंधों का सूत्रधार रहा है भारतवंशी समुदाय। संधू, अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने कहा कि भारतवंशी अमेरिका समुदाय भारत अमेरिका के बीच संबंधों का सूत्रधार रहा है। निवर्तमान भारतीय राजदूत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका है। 35 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय विदेश सेवा के 61 वर्षीय अधिकारी संधू इसी महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत अमेरिका संबंध आगे और प्रगाढ़ होंगे। वैश्विक शांति के लिए भारत ब्रिटेन को साथ आना चाहिए, क्लेवरली। देखिए, ब्रिटेन के जो गृह सचिव हैं उन्होंने ये चीज बोली है। ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने कहा कि भारत ब्रिटेन को वैश्विक शांति के लिए एक साथ काम करना चाहिए। दोनों देश दुनिया में होने वाले संघर्षों को रोक सकते हैं और जो आने वाला जो समय है, जिस तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर वार्ता चल रही है, उसके साथ ही भारत को और ब्रिटेन को अन्य क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहिए, ये भी क्लेवरली ने बोला है। और एफटीए को लेकर ब्रिटेन से क्या बात चल रही है, एफटीए क्या होता है, इसको लेकर अलग से एक वीडियो बनाया गया है जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सेक्शन में इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024, जिसमें आप ये सर्च करके इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो ये आज का यानी 27 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।